गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जो स्टूडेंट्स 12th क्लास में प्रमोट हुए हैं उनकी अब छुट्टियों में क्लासें नहीं हो पा रही है, तो मैं चाहता हूं कि उनकी क्लासें कंटिन्यू रहे, छुट्टियों में भी उनकी क्लासें चले। इसके लिए मैं आप लोगों की क्लास कंटिन्यू लेता रहूँगा और आप अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए। अपने टाइम का उपयोग करते हुए क्लास कंटिन्यू लीजिए ताकि लॉकडाउन के दौरान भी आपकी क्लास जो है वो कंटिन्यू बनी रहे। मैं आप लोगों के लिए अब डेली सुबह 5:30 बजे रेगुलर जो है मैं आप लोगों की क्लास लूँगा। आप जो मेरी क्लास लगेगी उसको आप लोग ज़रूर देखो और साथ के साथ नोट्स भी बनाते रहो। जो भी आप लोगों को कंटेंट दिया जाएगा उसके साथ साथ नोट्स बनाते हुए उनको याद भी करो और डेली 5:30 या 6 बजे सुबह आप जल्दी उठकर ये क्लास लो। सारे दिन जो भी मैं क्वेश्चन देता हूँ आप लोगों को या नोट्स जो मैं लिखवाता हूँ उनको आप याद कीजिए ताकि आपके समय का अच्छा उपयोग हो सके। इसी के साथ मैं क्लास स्टार्ट करता हूँ और क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को कह दूँ कि आप इसी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जो बेल आइकन आता है उसको आप दबा दीजिए ताकि जो भी मैं आपको क्लास लूँ मैं आप लोग क्लास लूँ तो क्लास को अपलोड करते ही आप लोगों के पास वो नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा और आप लोग सुबह जल्दी उठकर उस क्लास को देख लीजिए। तो आज मैं स्टार्ट करूँगा क्लास जो अपने कोई सा भी एक चैप्टर स्टार्ट कर लेते हैं जो आप लोगों के लिए बिल्कुल बेसिक मैं स्टार्ट करता हूँ। आज चौथा लेसन केमिकल काइनेटिक्स 12th क्लास का चौथा लेसन केमिकल काइनेटिक्स। और ये जो चैप्टर है ये थोड़ा बेसिक और अपने जो आप लोगों ने 11th क्लास में पढ़ा था उसी पर है, उसी की बेसिक को आगे बढ़ाते हुए इस चैप्टर को पढ़ेंगे। तो लेट्स स्टार्ट केमिकल काइनेटिक्स। रासायनिक बलगतिकी। रासायनिक बलगतिकी क्या है? भौतिक रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसमें विभिन्न अभिक्रियाओं के वेग, क्रियाविधियों तथा उनके वेग को प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन किया जाता है। भौतिक रसायन विज्ञान की ये जो शाखा है वह रासायनिक बलगतिकी कहलाती है। और इसके अंदर सबसे पहले हम पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया का वेग। रासायनिक अभिक्रिया का वेग क्या होता है? किसी अभिक्रिया में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में जो प्रति इकाई समय में होने वाला परिवर्तन है वही रासायनिक अभिक्रिया का वेग कहलाता है। और रासायनिक अभिक्रिया के वेग को हम लिख सकते हैं रासायनिक यानी अभिक्रिया वेग बराबर अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन। अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन बटे परिवर्तन में लगा समय। परिवर्तन में लगा समय यानी रासायनिक अभिक्रिया के वेग के अंदर हम पढ़ेंगे कि अभिकारकों की सांद्रता में कितना परिवर्तन हो रहा है और उत्पादकों की सांद्रता में कितना परिवर्तन हो रहा है प्रति इकाई समय में। तो अभिक्रिया का वेग हो जाएगा प्रति इकाई समय में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में जो परिवर्तन होता है उसी को अभिक्रिया का वेग कहते हैं। अब इस अभिक्रिया के वेग के अंदर अगर हम देखें अभिक्रिया के वेग में अगर अभिकारक के हिसाब से देखें तो रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक जो है वो तो खत्म होता जाएगा और उत्पाद की मात्रा में वृद्धि होती जाएगी। तो अगर हम अभिक्रिया का वेग अभिकारक के हिसाब से देखते हैं तो यहाँ चिन्ह माइनस का आ जाएगा। क्यों? क्योंकि अभिक्रिया के दौरान अभिकारक की सांद्रता में कमी होती है। सांद्रता में परिवर्तन कैसा होता है? अभिकारक का ऋणात्मक होता है। तो इस अभिकारक से अभिक्रिया का वेग जो निकालते हैं वो आ जाएगा माइनस अभिकारकों की सांद्रता में परिवर्तन। अभिकारकों की
सांद्रता में परिवर्तन, यानी अभिकारकों की सांद्रता में जो परिवर्तन होता है वो कैसा होता है, ऋणात्मक होता है बटे समय। ऐसे ही अगर हम वेग उत्पाद से निकालते हैं तो उत्पादों की सांद्रता में जो परिवर्तन होगा वो कैसा होगा, अभिक्रिया के दौरान धनात्मक परिवर्तन होगा। तो इसके लिए चिन्ह आएगा प्लस का, प्लस उत्पादों की सांद्रता में परिवर्तन, उत्पादों की सांद्रता में परिवर्तन बटे समय। यानी सीधी सी बात है, इसके अंदर जो रासायनिक अभिक्रिया का जो वेग होगा, जो अभिक्रिया की जो रेट होगी, वेग होगा, वेलोसिटी होगी, वो अभिकारकों की सांद्रता में जो परिवर्तन है वो तो कैसा होगा, इसका ऋणात्मक होगा, और जो उत्पादों की सांद्रता में जो परिवर्तन है वो कैसा होगा, धनात्मक होगा। अभिक्रिया की जो वेग का जो मात्रक होगा वो हम इस अभिक्रिया के वेग के सूत्र से ही लिख सकते हैं। अभिक्रिया का जो वेग होगा उसका जो मात्रक है वो निकल जाएगा सांद्रता बटे समय से। तो इसका मात्रक लिख लेते हैं। अभिक्रिया के वेग का मात्रक अभिक्रिया वेग का मात्रक, तो मात्रक हम इस अभिक्रिया के फॉर्मूले से निकालेंगे तो सांद्रता बटे समय, किससे निकालेंगे, सांद्रता, और सांद्रता का जो मात्रक होगा वो होता है मोल प्रति लीटर, और समय का क्या होता है, सेकंड। तो इससे इसका मात्रक निकल जाएगा, तो इससे इसका मात्रक क्या निकल जाएगा, मोल लीटर इनवर्स 1, लीटर ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा लीटर इनवर्स 1 सेकंड इनवर्स 1। अब अगर अभिक्रिया के वेग का ग्राफ खींचते हैं तो अभिक्रिया के वेग का ग्राफ के लिए सांद्रता और समय, माना कोई अभिक्रिया है हमारे पास, जैसे कोई रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट से बन रहा है प्रोडक्ट, और रिएक्टेंट यानी अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता है इतनी। अब इसमें समय के साथ अभिकारक की सांद्रता में होती जाएगी कमी, और सपोज क्योंकि अभिक्रिया शुरू में उत्पाद की सांद्रता क्या है, 0, और जैसे जैसे समय गुजरेगा उत्पाद की सांद्रता में क्या होता जाएगी, वृद्धि होती जाएगी। तो ये जो ग्राफ बनेगा, ये ग्राफ बनेगा प्रोडक्ट के लिए, और ये जो ग्राफ बनेगा, ये ग्राफ बनेगा रिएक्टेंट के लिए। अब आता है अभिक्रिया के वेग के प्रकार। अभिक्रिया का जो वेग होता है वो दो प्रकार का होता है। पहला होता है औसत वेग, और औसत वेग यानी एवरेज वेलोसिटी। औसत वेग को हम प्रदर्शित करते हैं v बार बराबर प्लस माइनस डेल्टा c अपॉन डेल्टा t। डेल्टा का मतलब परिवर्तन, c का मतलब कॉन्सेंट्रेशन। यहाँ सांद्रता में परिवर्तन बटे परिवर्तन में लगा समय। ऐसे ही सेकंड आ जाएगा, इसके अंदर सेकंड आ जाएगा तात्क्षणिक वेग। तात्क्षणिक वेग, और तात्क्षणिक वेग जो है यानी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तात्क्षणिक वेग क्या है, किसी निश्चित क्षण पर जो अभिक्रिया का वास्तविक वेग होता है उसी को अभिक्रिया का तात्क्षणिक वेग कहते हैं। तात्क्षणिक वेग जो है, तात्क्षणिक वेग, तात्क्षणिक वेग, इसको हम लिखेंगे प्लस माइनस डी अपॉन डी टी, प्लस माइनस डी अपॉन डी टी। यहाँ तात्क्षणिक जो वेग है इसके लिए हम स्मॉल डी यानी यहाँ स्मॉल डी का साइन लगाएंगे, और ये भी परिवर्तन को प्रदर्शित करेगा। यहाँ भी किसी एक निश्चित क्षण पर अभिकारक के उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन बटे परिवर्तन में लगा समय, मतलब उस क्षण का जो वो क्षण है यानी वह समय कितना है वो आ जाएगा नीचे। यहाँ जो धनात्मक चिन्ह है यह उत्पाद की सांद्रता में
वृद्धि को प्रदर्शित करता है तथा यहाँ जो नेगेटिव साइन है यह अभिकारक की सांद्रता में कमी को प्रदर्शित करता है। जैसे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं 2S2O2 और इससे बनेगा 2S2O प्लस O2। अब इसमें ये H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड अभिकारक है और ये उत्पाद है, तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड की समय के साथ सांद्रता में कमी होगी, यानी इनकी तो क्या होगी, विलुप्त होने की दर निकलेगी और H2O और ऑक्सीजन के निर्माण की दर निकलेगी। H2O और ऑक्सीजन के निर्माण की दर निकलेगी। तो यहाँ H2O2 की विलुप्त होने की दर क्या होगी, H2O2 के विलुप्त होने की दर, H2O2 के जो विलुप्त होने की दर है। अब इस समीकरण, इस रिएक्शन के अंदर देखें, यहाँ H2O2 तो अभिक्रिया के दौरान समय के साथ H2O2 की सांद्रता में कमी होती जाएगी, यानी इसमें परिवर्तन कैसा होगा, नेगेटिव, ऋणात्मक परिवर्तन होगा, क्योंकि अभिकारक है तो चिन्ह कैसा आएगा, माइनस का आएगा। विलुप्त होने की दर, और दर होती है सांद्रता बटे समय, तो D H2O2 अपॉन dt। इसी प्रकार से H2O के निर्माण की दर निकलेगी और ऑक्सीजन के भी निर्माण की दर निकलेगी। तो सेकंड पॉइंट आता है इसके अंदर, H2O के निर्माण की दर। अब H2O का निर्माण हो रहा है, यानी परिवर्तन कैसा हो रहा है, धनात्मक, तो प्लस का चिन्ह आएगा D H2O अपॉन इसमें आएगा dt। ऐसे ही ऑक्सीजन का भी क्या हो रहा है, निर्माण हो रहा है। तो थर्ड पॉइंट आ जाएगा इसके अंदर, O2 के निर्माण की दर और ऑक्सीजन के निर्माण की दर, और वही बात निर्माण के अंदर हम क्या करते हैं, प्लस का साइन लगाते हैं, तो प्लस D O2 की सांद्रता बटे dt, D O2 की सांद्रता बटे dt। तो इस प्रकार से हम अभिकारक या उत्पाद की विलुप्त होने की दर अथवा निर्माण की दर को हम इस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। अगर अभिकारक होगा तो क्योंकि समय के साथ उसकी सांद्रता में क्या आती है, कमी आती है, इसलिए उसके लिए चिन्ह माइनस का आएगा। और अगर उत्पाद है तो समय के साथ उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि होती है, इसलिए उसके लिए चिन्ह प्लस का आएगा। अब इन सभी से हम अभिक्रिया का जो वेग है वो उसकी तुलना कर लेते हैं। तो अभिक्रिया का जो वेग होगा वो H2O2 के हिसाब से देखते हैं, तो H2O2 में जो स्टाइकियोमेट्रिक गुणांक है, ये यानी जो भी संख्या होती है वो जब अभिक्रिया का वेग निकालते हैं तो जैसे गुणा में है तो भाग में चली जाएगी, 2 गुणा में है तो यहाँ हम इसमें लिख देंगे भाग में, और ब्रैकेट में जो H2O2 की कौन सी दर है, विलुप्त होने की दर है, क्योंकि ये तो समय के साथ घटेगा तो इसके तो विलुप्त होने की दर है। और विलुप्त होने की दर का प्रतीक क्या होता है, माइनस डी H2O2 अपॉन dt बराबर। इसी प्रकार से अभिक्रिया का जो वेग है वो हम H2O के निर्माण की दर से निकाल सकते हैं। तो H2O के निर्माण की दर जो है, H2O के निर्माण की दर क्या होगी, प्लस dH2 अपॉन dt। और इसके अंदर स्टाइकियोमेट्रिक गुणांक कितना है, 2, तो यहाँ आ जाएगा 1/2, और H2O के जो निर्माण की दर होगी वो कितनी आ जाएगी, प्लस dH2O अपॉन dt। कहने का मतलब अभिक्रिया का जो वेग है, हम किसी अभिकारक या उत्पाद किसी से भी अभिक्रिया का वेग निकाल सकते हैं, बस इसके अंदर जो स्टाइकियोमेट्रिक गुणांक होता है उसको भाग में ले जाना है और बाकी
उसकी विलुप्त होने, अगर अभिकारक है तो उसके विलुप्त होने की दर से गुणा कर दो, और अगर उत्पाद है तो उसके निर्माण की दर से गुणा कर दो। ऐसे ही H2O, और H2O का क्या हो रहा है, निर्माण हो रहा है, और इस अभिक्रिया में H2O के लिए स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक क्या है, 1। तो इस एक को लिखने की जरूरत नहीं है, तो क्या आ जाएगा प्लस DO2 अपॉन dt। यानी अभिक्रिया का वेग जो है वो हम किसी से भी निकाल सकते हैं, अभिकारक से भी निकाल सकते हैं और उत्पाद से भी निकाल सकते हैं। जैसे एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। इस अभिक्रिया के अंदर 5Br माइनस BrO3 माइनस 6H प्लस, और इससे बन रहा है 3 अणु बन रहे हैं Br2 के, और 3 अणु बन रहे हैं H2O के। तो अगर हमें अभिक्रिया का वेग निकालना है, अगर हमें अभिक्रिया का वेग निकालना है, और हम अभिक्रिया का वेग किसी भी कंटेंट से निकाल सकते हैं। जैसे अगर हमें Br माइनस से अभिक्रिया का वेग निकालना है तो इसमें जो स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक कितना है, 5, तो यहाँ आ जाएगा 1/5, और ब्रैकेट के अंदर यहाँ आ जाएगा Br माइनस के, क्योंकि अभिकारक है तो क्या आएगा इसमें, विलुप्त होने की दर। तो अब इसमें विलुप्त होने की दर का जो प्रतीक होगा वो क्या आएगा, विलुप्त हो रहा है इसलिए क्या आएगा, माइनस आएगा, और दर क्या आएगा, सांद्रता बटे समय। तो D Br माइनस की सांद्रता बटे dt। इसी प्रकार से अगर अभिक्रिया का वेग BrO3 माइनस आयन से निकालना है तो स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक 1 है, तो 1 को लिखने की जरूरत नहीं है, और क्योंकि अभिकारक है तो इसमें आ जाएगा माइनस D BrO3 माइनस की सांद्रता बटे dt। इसी प्रकार से H प्लस से निकालेंगे तो H प्लस से कैसे आ जाएगा, क्योंकि यहाँ 6 है, स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक कितना है, 6, तो यहाँ आ जाएगा 1/6, और क्योंकि ये भी अभिकारक है तो, और अभिकारक के लिए जो दर होगी वो कैसे निकलेगी, यानी विलुप्त होने की दर कैसे लिखेंगे, माइनस D H प्लस की सांद्रता बटे dt। तो इस प्रकार से हम अभिक्रिया का वेग निकाल सकते हैं। इसी प्रकार से अगर हमें अभिक्रिया का वेग निकालना है ब्रोमीन के निर्माण की दर से, तो कैसे निकालेंगे, क्योंकि ब्रोमीन के अभिक्रिया में स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक कितना है, 3, तो यहाँ जाएगा 1/3, और इसके निर्माण की दर से इसको गुणा कर देंगे तो अभिक्रिया का वेग निकल जाएगा। और Br2 की जो निर्माण की दर होती है वो होती है, क्योंकि निर्माण की बात चल रही है तो क्या आएगा, प्लस आएगा D Br2 बटे dt। इसी प्रकार से जल से अगर हम अभिक्रिया का वेग निकालते हैं तो जल से कैसे निकलेगा, स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक इसमें भी कितना है, 3, तो 1/3, और किससे गुणा हो जाएगा, ये इस H2O के निर्माण की दर से इसको गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, और H2O के निर्माण की दर क्या है, प्लस D H2O की सांद्रता बटे dt। तो इस प्रकार से हम किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में किसी भी कंटेंट से अभिक्रिया का वेग निकाल सकते हैं। तो अभी स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अभिक्रिया का जो वेग है, कोई रासायनिक अभिक्रिया है 4NH3 प्लस 5O2 और इससे बन रहा है 4NO प्लस 6H2O के लिए NO के निर्माण की दर दे रखी है हमारे पास 3.6 गुणा 10⁻³ मोल लीटर इनवर्स 1 सेकेंड इनवर्स 1 है। तो निम्नलिखित ज्ञात कीजिए। इसमें पहला ज्ञात करना है NH3 के विलुप्त होने की दर, दूसरा H2O के निर्माण की दर, और तीसरा ज्ञात करना है इसके अंदर अभिक्रिया का वेग। तो सबसे पहले तो इस अभिक्रिया को सोल्व करने से पहले हम अभिक्रिया के वेग का संबंध लिख लेते हैं सबके साथ। तो क्या होगा, अभिक्रिया वेग
अभिक्रिया वेग, अभिक्रिया वेग। और अभिक्रिया जो वेग है उसका संबंध अगर NH3 से देखें तो कितना आ जाएगा? NH3 से अभिक्रिया का वेग कैसे निकालते हैं? संख्या कितनी है? 4। तो यहाँ आ जाएगा 1/4। जो भी स्टाइकियोमेट्री गुणांक होता है, जो भी स्टाइकियोमेट्री गुणांक होता है, यहाँ अगर हम उसको उससे अभिक्रिया का वेग निकालते हैं तो वो कहाँ आ जाता है? गुणा होता है तो भाग में आ जाता है। यहाँ NH3 के विलुप्त होने की दर से गुणा कर दें इसको, NH3 के विलुप्त होने की दर से गुणा कर दे। और NH3 के विलुप्त होने की दर क्या है? -d NH3 की सांद्रता बटे dt। ऐसे ही हमारे पास जो कंटेंट है उसको देख लेते हैं। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का कोई लेना देना नहीं है तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। NH3 और H2O और NO, तो NH3 आ ही गया। NO से अगर अपन अभिक्रिया के वेग को देखते हैं तो NO के साथ क्या रिलेट होगा? ये यहाँ स्टाइकियोमेट्री गुणांक इसमें भी कितना है? 4। तो अभिक्रिया का जब वेग निकालते हैं तो ये स्टाइकियोमेट्री जो गुणांक होता है वो कहाँ चला जाता है? वो भाग में चला जाता है। कितना आ जाएगा? 1/4। और अब मुझे ये बताओ आप लोग कि यहाँ जो NO है वो उत्पाद है, तो यहाँ किससे गुणा करे? NO के निर्माण की दर से। तो यहाँ आ जाएगा +d NO की सांद्रता बटे dt। ऐसे ही H2O से अभिक्रिया के वेग का संबंध देखें तो क्या हो जाएगा? बराबर 1/6 H2O के निर्माण की दर। और H2O की जो निर्माण की दर होगी वो होगी +d H2O की सांद्रता बटे dt। अब सबसे पहले जो क्वेश्चन पूछा है NH3 के विलुप्त होने की दर, NH3 की विलुप्त होने की दर, यानी ये राशि पूछी है। और ज्ञात दिया हुआ क्या है हमारे पास? दिया हुआ देखो NO के निर्माण की दर, यानी इसकी वैल्यू दी हुई है तो इसे ज्ञात कर लेंगे। यहाँ जब NH3 के निर्माण की दर हमें ज्ञात करनी है, और तो बताइए मुझे ये 4 जो संख्या है यहाँ भाग में है वो उधर से ली जाएगी, तो उधर कैसे? ये भाग में तो वहां गुणा में चली जाएगी। तो ये हो जाएगा -d NH3 की सांद्रता बटे dt। ये भाग में है उधर चला जाएगा, गुणा में हो जाएगा, क्योंकि हमें ज्ञात क्या करना है? पहला पॉइंट क्या है? NH3 के विलुप्त होने की दर। और NH3 के विलुप्त होने की जो दर का प्रतीक होगा वो होगा -d NH3 की सांद्रता बटे dt। तो इसे निकाल लेंगे तो ये 4 उधर चला जाएगा तो गुणा में चला जाएगा, और बाकी जो ये कंटेंट है इसको अपन ऐसे, क्योंकि संबंध तो वही रहेगा 1/4। और यहाँ ब्रैकेट में NO के निर्माण की दर +d NO की सांद्रता बटे dt। अब क्वेश्चन के अंदर NO के निर्माण की दर दे रखी है। NO के निर्माण की दर कितनी दे रखी है? 3.6 गुणा 10⁻³ तो हमारे पास आ जाएगा, ये क्या है? NH3 की विलुप्त होने की दर। तो हमारे पास निकल जाएगा NH3 के, तो ये निकल जाएगा NH3 के विलुप्त होने की दर। तो NH3 की विलुप्त होने की जो दर है वो कितनी आ जाएगी? वो आ जाएगी 4 से 4 कट गया। और यहाँ जो NO के निर्माण की दर है वो कितनी है? 3.6 गुणा 10⁻³ और इसका अपना मात्रक लिख देंगे मोल लीटर इनवर्स 1 सेकंड इनवर्स 1। तो इस प्रकार से NH3 के विलुप्त होने की दर निकल गई। इसी प्रकार से H2O के निर्माण की दर देखनी है तो वही फॉर्मूला देखेंगे। H2O के निर्माण की दर इससे निकाल लेंगे अपन। तो निकालना क्या है? +dH2/dt, यानी ये क्या है? H2O के निर्माण की दर है। तो H2O के निर्माण की दर का प्रतीक क्या होगा? प्लस H2O के निर्माण की दर का जो प्रतीक होगा वो होगा +d H2O
अपॉन डी टी, dS2 अपॉन डी टी। अब इसमें ध्यान से देखो, क्योंकि इसकी वैल्यू दी हुई है तो इससे हम निकाल देंगे यहां 1/6, क्योंकि हमें तो ज्ञात करना है केवल dS2 अपॉन डी टी, यानी S2O के निर्माण की दर। तो यहां जो संख्या लिखी हुई है 6, वो चली जाएगी उधर गुणा में, तो हमारे पास आ जाएगा S2O के निर्माण की दर बराबर 6, क्योंकि ये संख्या जो नीचे लिखी हुई थी वो उधर से ली गई, तो 6 इधर आ गया, गुणा। बाकी इस रिलेशन को ऐसे कैसे लिख देते हैं, 1/4, और यहां आ जाएगा किसे गुणा कर दें, NO के निर्माण की दर से, क्योंकि इसकी वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन में दी हुई है, क्वेश्चन के अंदर दी हुई है, तो यह लिख देंगे प्लस डी NO के निर्माण की दर dt। अब क्या है ये, H2O के निर्माण की दर, H2O के निर्माण की दर। तो H2O के निर्माण की दर, H2O के निर्माण की दर, H2O के निर्माण की दर कैसे निकल जाएगी, 6 गुणा 1/4 गुणा NO के निर्माण की दर क्वेश्चन में दी हुई है, NO के निर्माण की दर क्वेश्चन में दी हुई है, और कितनी दी हुई है, 3.6 गुणा 10⁻³ तो इसे काट देंगे, 2 दूने 4, 2 तिया 6, तो इस प्रकार से 6 तिया 18, 1 3 तिया 9 और 1 10, 3 तिया 9 और 1 कितना जाएगा, 10। ऐसे कर लेते हैं, इसमें जो 2 है इसको काट देते हैं, तो ये कट जाएगा अपने पास 1.8, और इसको गुणा करेंगे 3 से, तो यह आ जाएगा 18 तिया 54, 5.4 गुणा 10⁻³ मोल लीटर इनवर्स 1 सेकंड इनवर्स 1। और इस प्रकार से अब हम निकालेंगे अभिक्रिया का वेग। तीसरा पॉइंट हमारे पास अभिक्रिया का वेग, और अभिक्रिया का जो वेग है उसका संबंध देखो, जिसका मान क्वेश्चन में दिया हुआ है, NO के निर्माण की दर का मान क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो इसका संबंध इससे निकाल लेंगे अभिक्रिया का वेग, क्योंकि NO के निर्माण की जो दर है उसकी वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है। तो यह जाएगा 1/4 और प्लस डी NO अपॉन डी टी बराबर, तो यहां आ जाएगा 1/4 गुणा, अब NO के निर्माण की दर क्वेश्चन में दी हुई है, कितनी है, NO के निर्माण की दर ये दी हुई है क्वेश्चन के अंदर 3.6 गुणा 10⁻³ ये क्वेश्चन के अंदर दी हुई है, तो इसको काट देंगे, ये कट जाएगा 4 नाम 36.9, तो यह आ जाएगा 0.9 गुणा 10⁻³ या इसी को अपन लिख सकते हैं, अगर इस पॉइंट को उठाएंगे तो 10 आ जाएगा, तो ये लिख सकते हैं 9.0 गुणा 10 ऊपर चला जाएगा, तो -4 मोल लीटर इनवर्स 1, इसका मात्रक हो जाएगा मोल लीटर इनवर्स 1 सेकंड इनवर्स 1। अब एक क्वेश्चन आप कीजिए, इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ है एक अभिक्रिया 2N2O5 से बन रहा है 4NO2 प्लस O2 एक बंद पात्र में संपन्न कराई जाती है, यदि NO2 की सांद्रता 4 सेकंड में 1.6 गुणा 10⁻² मोल लीटर इनवर्स 1 बढ़ती है, तो निम्नलिखित अभिक्रिया को ज्ञात कीजिए। इसमें ज्ञात करना है NO2 के निर्माण की दर, तो सबसे पहले तो इसके अंदर NO2 के निर्माण की दर ज्ञात करनी है, और NO2 के जो निर्माण की दर है, NO2 के निर्माण की दर क्या होगी, प्लस डी NO2 की सांद्रता बटे dt, और NO2 की सांद्रता क्वेश्चन में दी हुई है
कितनी है 1.6 गुणा 10⁻⁻2 बटे dt, यानी समय कितना 4 सेकंड। तो इससे NO2 के निर्माण की दर आ जाएगी और फिर अभिक्रिया का वेग का सबके साथ रिलेशन करके NO2 के निर्माण की दर तो आई जाएगी और उसके माध्यम से H2O के निर्माण की दर, N2O5 के विलुप्त होने की दर, और इस प्रकार से अभिक्रिया का वेग आप लोग ज्ञात कर सकते हैं। अब इसमें पढ़ेंगे वेग स्थिरांक, और इसी को बोलते हैं विशिष्ट अभिक्रिया वेग यानी रेट कांस्टेंट। और आप लोगों ने 11वीं क्लास में पढ़ा होगा द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम। द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम क्या है? द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम के अनुसार निश्चित ताप पर अभिक्रिया का वेग अभिकारकों की सांद्रता के समानुपाती होता है। यानी एक अभिक्रिया ले लेते हैं, अभिक्रिया A प्लस B और प्लस C, और इससे बन रहा है प्रोडक्ट के लिए अभिक्रिया का वेग। द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम क्या है कि अभिक्रिया का वेग अभिकारकों की सांद्रताओं के गुणनफल के क्या हो जाएगी? समानुपाती होगा। तो अभिक्रिया का वेग dx/dt is directly proportional to A concentration of A की सांद्रता। और यहाँ जब हम अभिक्रिया का वेग लिखते हैं तो यहाँ जो सांद्रता लिखेंगे उसमें स्टाइकियोमेट्री जो गुणांक है उसको हम कहाँ लिख देंगे? घात के ऊपर। और ये उस स्टाइकियोमेट्री मतलब उस अभिकारक की घात आती है जिस अभिकारक की सांद्रता अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करती है। जिस अभिकारक की सांद्रता अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करती है उसकी संख्या अभिकारक की सांद्रता के ऊपर यहाँ लिखेंगे। A, यहाँ आ जाएगा B और यह आ जाएगा C। तो अभिक्रिया का वेग अभिकारकों की सांद्रताओं के गुणनफल के क्या हुआ? समानुपाती हुआ। यह था वेग नियम और आपने पढ़ा था 11वीं क्लास में द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम। इसके अंदर हम समानुपाती के निशान को हटाएंगे। समानुपाती के निशान को हटाएंगे तो यह आ जाएगा अपने पास अभिक्रिया का वेग dx/dt इज इक्वल टू K, और बाकी इसको ऐसे कैसे लिख देंगे? A की सांद्रता, B की सांद्रता और C की सांद्रता। यहाँ K एक स्थिरांक है जिसे वेग नियतांक या वेग गुणांक या विशिष्ट अभिक्रिया वेग कहते हैं। यह पदार्थों की प्रकृति, ताप आदि पर निर्भर करता है। यहाँ जो K है यह एक स्थिरांक है जिसे क्या कहेंगे? वेग स्थिरांक या विशिष्ट अभिक्रिया वेग। यहाँ K एक स्थिरांक है जिसे वेग नियतांक, वेग स्थिरांक जिसे वेग स्थिरांक या विशिष्ट अभिक्रिया वेग कहते हैं, या विशिष्ट अभिक्रिया वेग कहते हैं। विशिष्ट अभिक्रिया वेग कहते हैं। और ये जो वेग स्थिरांक होता है यह पदार्थों की प्रकृति और तापमान पर निर्भर करता है। अगर पदार्थ की प्रकृति चेंज कर दे तो वेग स्थिरांक भी चेंज हो जाएगा, और पदार्थों की तापमान चेंज कर दे तो ये वेग स्थिरांक भी बदल जाएगा। और इस उपरोक्त अभिक्रिया में समस्त अभिकारकों की सांद्रता अगर हम यानी A, B, C समस्त अभिकारकों की सांद्रता अगर इकाई कर दे उपरोक्त अभिक्रिया में, उपरोक्त
अभिक्रिया में समस्त अभिकारकों की सांद्रता इकाई हो, सांद्रता यदि उपरोक्त अभिक्रिया में समस्त अभिकारकों की सांद्रता इकाई हो अर्थात समस्त अभिकारकों की सांद्रता इकाई हो, मतलब A की सांद्रता बराबर होगी B की सांद्रता और बराबर होगी C की सांद्रता। कितनी हो? इकाई हो, यानी एक हो तो अभिक्रिया का वेग क्या होगा? तो ये जो अभिक्रिया ऊपर लिखा था हमने अभिक्रिया का वेग, तो अभिक्रिया का वेग dx अपॉन dt बराबर किसके हो जाएगा? k के बराबर हो जाएगा। अतः इसकी परिभाषा k की परिभाषा निकाल सकते हैं। वेग स्थिरांक किसी भी अभिक्रिया का, यानी वेग स्थिरांक किसी भी अभिक्रिया का वह वेग है जहां समस्त क्रियाकारकों की सांद्रताएं इकाई होती है। यानी इससे हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि अर्थात क्या निष्कर्ष निकालेंगे कि किसी भी अभिक्रिया का वेग नियतांक उस अभिक्रिया के वेग के बराबर होता है जिसमें समस्त अभिकारकों की सांद्रताएं इकाई हो। अब हम देखते हैं वेग नियतांक का मात्रक। और जो वेग नियतांक का जो मात्रक होगा, इसके लिए एक फॉर्मूला ध्यान रखना है, मोल प्रति लीटर की घात 1 - n गुणा सेकंड इनवर्स 1। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। इसमें अलग अलग अभिक्रियाओं के जो वेग नियतांक है उनका हम मात्रक निकाल देंगे, क्योंकि यहाँ n की वैल्यू अलग अलग होगी। अलग अलग अभिक्रियाओं के लिए n की वैल्यू अलग अलग होगी। जैसे पहला शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए, पहला शून्य कोटि अभिक्रिया n = 0 के लिए। ये शून्य कोटि, प्रथम कोटि, द्वितीय कोटि, ये कोटि क्या होती है मैं थोड़ा आगे समझाऊंगा। अभी केवल इतना ध्यान रखो, कोई अभिक्रिया अगर शून्य कोटि की है यानी n की वैल्यू हमें क्या रखनी है? 0। प्रथम कोटि की है तो 1 और द्वितीय कोटि की है तो 2। बस इतना ध्यान रखना है। तो शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए जो वेग नियतांक आएगा, उस वेग नियतांक का हम प्रतीक भी लिख देते हैं। K0 = अब वही मात्रक सारा मोल प्रति लीटर की घात 1 - n, और यहाँ क्योंकि n की वैल्यू कितनी लिखनी है? 0, और गुणा सेकंड इनवर्स 1। तो ये हो जाएगी घात 1 है, तो इसका मात्रक बन जाएगा मोल लीटर, और लीटर ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा? लीटर इनवर्स बन जाएगा, और सेकंड इनवर्स 1। इसी प्रकार से प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए प्रथम कोटि अभिक्रिया
प्रथम कोटि विक्रिया के लिए बताओ मुझे। n इक्वल टू 1, प्रथम कोटि तो 1 लिख देंगे, n इक्वल टू 1 के लिए ये कोटि क्या है, जस्ट इसके बाद में मैं चालू करने वाला हूं ये टॉपिक, तो इतना ध्यान रखो। अगर प्रथम कोटि की विक्रिया है तो n इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, n इक्वल टू 1, तो ये हो जाएगा। अब इसके लिए अगर प्रथम कोटि के लिए वेग स्थिरांक निकालना तो ये आ जाएगा K1 इक्वल टू, वही फॉर्मूला लगाना है, मोल प्रति लीटर की पावर 1 माइनस, अब यहाँ n की वैल्यू कितनी है 1, तो हमें लिखना है 1 गुणा सेकंड इनवर्स 1, तो ये आ जाएगा K1 इक्वल टू 1 माइनस 1 इक्वल टू कितना आ जाएगा 0, तो यहाँ जो इसका मात्रक बन जाएगा। अब किसी की भी घात अगर 0 होती है तो पूरे की वैल्यू कितनी होती है 1, तो इस पूरे की वैल्यू तो कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी, और यहाँ केवल हमारे पास क्या बचेगा सेकंड इनवर्स 1, तो यहाँ बच जाएगा केवल सेकंड इनवर्स 1 बच जाएगा। इसी प्रकार से द्वितीय कोटि विक्रिया के लिए, इसी प्रकार से थर्ड पॉइंट, द्वितीय कोटि विक्रिया के लिए, द्वितीय कोटि अभिक्रिया, यानी यहां द्वितीय कोटि विक्रिया के लिए n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी के लिए, तो इसका जो मात्रक बनेगा वो आ जाएगा K2 इक्वल टू, यानी के लिए जो वेग नियतांक है उसका मात्रक क्या हो जाएगा K2 बराबर मोल बटे लीटर की घात 1 माइनस, अब n की जगह हम क्या रखना है 2 रखना है इसमें, और सेकंड इनवर्स 1, तो इसका मात्रक बन गया। अब यहाँ क्या बच जाएगा -1, और -1 लिखेंगे तो इसका जो मात्रक हो जाएगा कितना हो जाएगा, मोल की घात तो -1 और लीटर सेकंड इनवर्स 1। हाँ तो डियर स्टूडेंट्स, अब अभिक्रिया की जो कोटि है वो हम पढ़ेंगे कल। आप इस वीडियो के साथ आप नोट्स भी बनाते जाइए, और इसको जहाँ टॉपिक समझ में नहीं आए तो इसको दोबारा से देखकर, उस जो समझ में नहीं आया उसको दोबारा देखकर आप उसको ढंग से समझ लीजिए। बाकी हम कल पढ़ेंगे अभिक्रिया की कोटि, और आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि जैसे ही मैं ये वीडियो डालूं आप लोगों के पास ये सूचना पहुंच जाए और आप इसको देख सकें। धन्यवाद।